Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। DSA प्रॉब्लम प्रैक्टिस इन पाइथन के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि होगा हमारा फोर सम। तो अगर आप P4 को समझना चाहते हो बहुत अच्छे से तो उसके लिए आप जा करके पहले P3 को बहुत अच्छे से देखो और समझो। P3 में हमने देखा था कि थ्री सम प्रॉब्लम क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच, है ना। उसको हमने देखा था, समझा था। उसी अप्रोच को यूज़ करके बस उसको हम लोग थोड़ा जनरलाइज करके सेम टू सेम हम लोग आज फोर सम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने थ्री सम प्रॉब्लम में क्या किया था, है ना। तो थ्री सम में हमने सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा था, राइट। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमने क्या किया था कि यूजिंग थ्री लूप्स, है ना, थ्री लूप्स के हेल्प से हम लोग ऑल ट्रिपलेट को फाइंड किया था। उसके बाद हमने चेक किया था कि क्या इसका सम जीरो के इक्वल है ना। तो इस तरीके से हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड लिखा था। दूसरा हमने देखा था बेटर अप्रोच। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया था, है ना। और उसके बाद हम लोग टू पॉइंटर का यूज़ करके हमने उस प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व किया था, है ना। और लास्ट हमने जो देखा था ऑप्टिमल अप्रोच, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने वही किया था, एरे को सॉर्ट किया था, उसके बाद हमने टू पॉइंटर यूज़ किया था। लेकिन बेटर अप्रोच में हमने क्या किया था ना, बेटर जो हमारा अप्रोच था उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे थे जो कि हमारा था सेट डेटा स्ट्रक्चर टू रिमूव डुप्लीकेट्स। लेकिन हमने ऑप्टिमल में सेट डेटा स्ट्रक्चर को रिमूव करके हमने अपना कोड के लॉजिक में ही हमने डुप्लीकेट्स को हैंडल किया था, है ना। तो ये हमारा था ऑप्टिमल अप्रोच। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी को जनरलाइज करके फोर सम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जा करके पहले उस लेक्चर को देखो और समझो। तो जो फोर सम प्रॉब्लम है उसमें आपको एक एरे दिया जाता है, ठीक है। एक एरे आपको इनपुट दिया जाता है और एरे इज इन अनसॉर्टेड, है ना, अनसॉर्टेड ऑर्डर है, वो सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इनपुट में एक एरे दिया जाता है जो कि अनसॉर्टेड है और एक टारगेट इंटीजर दिया जाता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ऑल क्वाड्स फाइंड करना है, ठीक है। आपको ऑल क्वाड्स फाइंड करना है सच दैट कि उसका जो सम हो वो टारगेट के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यू नीड टू फाइंड ऑल पॉसिबल इंडेक्स आई, जे, के एंड एल सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे, नॉट इक्वल टू के एंड नॉट इक्वल टू एल। मतलब ये जो चार इंडिसेस होंगे इट शुड नॉट बी इक्वल, ठीक है। दिस वाज कंडीशन वन। तो अब ये चारों इंडेक्स के कोरस्पोंडिंग जो हमारा वैल्यू होगा ना, एरे आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के प्लस एरे ऑफ एल, उसका जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू टारगेट। तो हमें ऑल पॉसिबल जो फोर क्वाड्स होंगे मेरे को रिटर्न करने हैं, ठीक है। सारे पॉसिबल क्वाड्स रिटर्न करने हैं जिसका कि सम टारगेट इक्वल है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन तो ये है कि चारों इंडिसेस शुड नॉट बी इक्वल एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट जो आपका क्वाड वन होगा और जो क्वाड टू होगा, है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल। इक्वल का मतलब क्या कि क्वाड वन एंड क्वाड टू में जो एलिमेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा इट शुड नॉट मैच, है ना। लाइक मैं एक ऐसा क्वाड नहीं लिख सकता हूँ जिसमें कि वैल्यू जिस तरीके से हो 1 -1 0 एंड 1, ठीक है। दूसरा -1 1 0 1 एंड 1। तो अगर आप ये दोनों क्वाड्स देखोगे ना तो इसमें क्या है, 1 का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, 0 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स, -1 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम। तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों क्वाड्स में वैल्यूज इक्वल है, ऑर्डर अलग अलग है बट इन द एंड वैल्यू इक्वल है। तो इन दैट केस ये डुप्लीकेट्स में कंसीडर होंगे। तो जो आप रिटर्न करोगे ना, आप लिस्ट ऑफ क्वाड्स रिटर्न करोगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वाड्स रिटर्न करोगे सच दैट सारे जो क्वाड्स होंगे ना इट शुड बी यूनिक इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और हम लोग थ्री सम वाला लॉजिक का यूज करके ही हम लोग फोर सम को जनरलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हमने टू सम को लिखा था
सॉर्टेड टू सम जो हमारा सॉर्टेड वाला प्रोग्राम था ना P2, उसके हेल्प से हमने P3 को इम्प्लीमेंट किया। P3 क्या था? वो 3 सम वाला प्रॉब्लम था। उसके बाद हमने उसके हेल्प से आज हम लोग P4 इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, 4 सम वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में क्या है, आपके पास एक एरे दिया जाता है और एक टारगेट दिया जाता है, और आपको ऑल पॉसिबल 4 क्वाड्स फाइंड करना है सच दैट उसका सम टारगेट के इक्वल है ना। तो इसमें क्या क्या क्वाड्स पॉसिबल होंगे, तो चलिए हम लोग एक दो ट्रेस करते हैं। तो मेरे को टारगेट चाहिए 1, है ना। सो द फर्स्ट क्वाड विल बी -2, 0, 1 एंड 2। अगर मैं ये क्वाड एक सेलेक्ट करता हूँ आउट ऑफ दिस नंबर्स, तो इसका सम कितना है, इसका सम होगा 1 के इक्वल। 2 + 1 3 -2 1। सेकेंड क्वाड विल बी -1 0 0 2। तो अगर आप इसका सम करोगे तो इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1, और ये दोनों क्वाड्स आपस में इक्वल नहीं है, मतलब एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दो क्वाड्स पॉसिबल होगा, और इसको हम लोग आंसर में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि हम लोग इसमें 4 लूप यूज़ कर लेंगे, है ना। और हर एक लूप एक वैल्यू, एक इंडेक्स को पॉइंट करेगा, I J K L, है ना। और ऑल पॉसिबल क्वाड्स फाइंड करके हम लोग देखेंगे कि क्या उसका सम टारगेट इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसका ब्रूट फोर्स कोड लिखते हैं और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये फोरसम जो फंक्शन है, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये फंक्शन में एक इनपुट क्या है, एरे इनपुट है, एरे एक लिस्ट है, और एक टारगेट इंटीजर है ना। तो मुझे ऑल पॉसिबल क्वाड्स रिटर्न करने हैं सच दैट देयर सम इज इक्वल टू टारगेट। तो हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, है ना। और यहाँ पे हम लोग फोर लूप के हेल्प से हम लोग आइट्रेट करेंगे, है ना। आइट्रेट एंड फाइंड ऑल पॉसिबल क्वाड्स। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, आंसर को मैं इनिशियली सेट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को डुप्लीकेट्स आंसर में नहीं चाहिए। तो इनिशियली मैं आंसर को सेट से इनिशियलाइज कर दूंगा, और सेट इंटरनली हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, सो दैट इसमें इंसर्शन डिलीशन कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम अमोटाइज्ड। तो 4i इन रेंज n, तो ये 0 से n-1 तक आइट्रेट करेगा, है ना। उसके बाद j कहाँ से आइट्रेट करेगा, j इन रेंज i+1 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, उसके बाद 4k इन रेंज, और ये कहाँ से आइट्रेट करेगा, j+1 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, उसके बाद 4l इन रेंज, ये कहाँ से आइट्रेट करेगा, तो k+1 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कंडीशन के हेल्प से चेक करेंगे कि क्या उसका सम टारगेट के इक्वल है। अगर है तो उसको हम लोग, जो हमारा आंसर सेट है उसमें हम लोग उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इफ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ k प्लस एरे ऑफ l, अगर इसका सम टारगेट के इक्वल है, तो क्या करो, आप आंसर में इसको ऐड कर दो। तो सेट में ऐड एक मेथड होता है जिसके हेल्प से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, तो इन दैट केस मेरे को डुप्लीकेट केस हैंडल करने के लिए पहले मुझे उसे सॉर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे उसे टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टपल में कन्वर्ट इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें आप लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं। द आइटम ऑफ ए सेट शुड बी हैशेबल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको टपल में कन्वर्ट करेंगे। और टपल में हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग सॉर्टेड फंक्शन में सबसे पहले ये जो 4 वैल्यूज़ है ना, उसको हम लोग पास कर देंगे। तो ये 4 वैल्यूज़ को हम लोग पास कर देंगे इसमें, सेपरेटेड बाई कॉमा। ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि हमारे 4 जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे और उसको फिर हम लोग टपल में कन्वर्ट करके और उसको हम लोग आंसर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सारे डुप्लीकेट जो आंसर में जो क्वाड्स होंगे वो हैंडल हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जो सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, ठीक है। और एंड में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ऑल पॉसिबल क्वाड्स पे हम लोग ट्रैवर्स करके हम लोग कंडीशन को चेक कर लेंगे और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसे आंसर में ऐड कर देंगे, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है इन दैट केस हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। और जब हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे तो इन द एंड हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने से पहले आंसर हमारा सेट है तो उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और उसमें हम लोग आंसर को पास कर देंगे और फिर हम लोग उसे रिटर्न कर देंगे। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे आई डिडंट गेट एनी एरर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विथ 2 सैम्पल एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो क्या है, ओके अच्छा, तो मुझे इसमें वैल्यूज़ को मेरे को लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा एंड देन आई नीड टू पास इट टू द सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे कि आई एम सक्सेसफुली एबल टू गेट all possible answer and it is matching with this answer. This is the correct answer and this is the answer which I have got based upon my code. अपने हमारा जो कोड जो रन हुआ it is giving this output and it is matching. और अगर आप इसको वेरीफाई भी करते हो तो ये 4 क्वाड्स का सम कितना होगा, इट विल बी 1। ये 4 क्वाड्स का सम कितना होगा, इट विल बी 1। तो इट इज़ मैचिंग फॉर दिस टेस्ट केस। अगर हम लोग दूसरे वाले टेस्ट केस को देखते हैं जहाँ पे मेरे को टारगेट सम 10 चाहिए तो देखोगे दिस इज एक्सपेक्टेड आंसर, है ना। और इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल क्वाड्स नहीं होगा सच दैट इट इज़ नॉट ए डुप्लीकेट ऑफ दिस क्वाड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे ब्रूट फोर्स अप्रोचेस को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप देखोगे इन शॉर्ट तो यहाँ पे 4 लेवल ऑफ नेस्टिंग है ना, 4 लेवल ऑफ नेस्टिंग है, 4 लेवल ऑफ लूप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4, या जो नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप आइटरेट होगा इट विल बी n टू द पावर 4, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो 4 लूप है ना, ये ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 टाइम्स ये आइटरेट करेगा और इसके अंदर जो इफ कंडीशन है और इफ कंडीशन के अंदर जो हम लोग आंसर में ऐड कर रहे हैं ऑल दिस ऑपरेशंस विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, क्योंकि सेट में हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सॉर्टेड फंक्शन है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 वैल्यूज को सॉर्ट करें तो 4 एलिमेंट को सॉर्ट करने में इट विल ऑलवेज टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, है ना। इवन मुझे अगर टपल में कन्वर्ट करना होगा तो इट विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो इफेक्टिवली ये जो कोड है ना जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ इसका इफेक्टिवली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4, और लास्ट में जो हम लोग इसको लिस्ट में कन्वर्ट करें इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n। तो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 प्लस ऑर्डर ऑफ n, जो कि इफेक्टिवली होगा बिग ओ ऑफ n। तो ये हुआ हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप देखोगे अदर देन इनपुट हम लोग यहाँ पे क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं टू स्टोर द डेटा, है ना। तो अदर देन इनपुट हम लोग यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग आंसर में एक सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं और लास्ट में हम लोग इस आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इस आंसर को स्टोर करने में मैक्सिमम जो स्पेस लग सकता है इट विल बी बिग ओ ऑफ n टू द पावर 4। क्यों, क्योंकि इन द वर्स्ट केस अगर मैं ऑल पॉसिबल क्वाड्स को अगर मैं सेट में ऐड करूँगा तो टोटल पॉसिबल क्वाड्स कितने होंगे n इंटू n इंटू n इंटू n विच विल बी n टू द पावर 4, और वर्स्ट केस में द आंसर जो सेट है उसका लेंथ कितना होगा इट विल बी n टू द पावर 4। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n टू द पावर 4 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4, है ना। तो हमने देखा इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच जो कि है हमारा सब ऑप्टिमल अप्रोच, है ना। तो जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था ना, जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना था, इट वाज ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि क्या हम लोग इससे बेटर कोई सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जिसका कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
ऑर्डर ऑफ n क्यूब हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो हमारा सब ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग देखने वाले हैं, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे सॉर्टिंग यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच, है ना। और उसके अलावा हम लोग इसमें यूज़ करेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर, है ना। सेट क्यों यूज़ करेंगे, हमने ऊपर देखा था टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो दोनों अप्रोच था ना, इसको हमने ऑलरेडी 3 सम वाले लेक्चर में देखा था, हम लोग उसी को जनरलाइज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग 3 सम वाले कोड को जनरलाइज करके 4 सम में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एरे को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग एरे को सॉर्ट कर देंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो दिस इज द आउटपुट, ये आउटपुट होगा आपको सॉर्ट करने के बाद। अब मेरे को ऑल पॉसिबल क्वाड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, ब्रूट फोर्स में हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग 4 इंडेक्स फाइंड कर रहे थे, आई जे के एंड यल, है ना। आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, आई वेरी कर रहा था 0 से लेकर के n-1 तक। जे वेरी कर रहा था i+1 से लेकर के n-1 तक। के वेरी कर रहा था j+1 से लेकर के n-1 तक। अगर आपको डाउट है तो आप जाकर के पहले कोड को देखो, फिर से देखो, है ना। यल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, यल वेरी कर रहा था k+1 से लेकर के n-1 तक। तो इस अप्रोच में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये दो आई एंड जे का जो लूप होगा इट विल बी सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बस क्या करेंगे कि हम लोग के एंड यल, ये जो दो लूप है ना, इसको हम लोग सिंगल लूप में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सिंगल लूप। और कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच, है ना। तो 2 पॉइंटर के लॉजिक से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले के एंड यल। और आई एंड जे इट विल बी टोटली सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, ठीक है, आई एंड जे वेरी करेगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि के एंड यल के लिए, है ना, के एंड यल के लिए हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करने वाले हैं। तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि एरे आई प्लस एरे जे प्लस एरे के प्लस एरे ऑफ यल, इसका सम होना चाहिए टारगेट के इक्वल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एरे ऑफ के प्लस एरे ऑफ यल इज इक्वल टू टारगेट माइनस एरे आई प्लस एरे ऑफ जे, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, के एंड यल के लिए हम लोग 2 सम यूज करने वाले हैं, सच दैट एरे के प्लस एरे यल इज इक्वल टू टारगेट माइनस एरे आई प्लस एरे ऑफ जे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल पॉसिबल आई एंड जे पेयर फाइंड करेंगे। और ऑल पॉसिबल पेयर के लिए हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट अप्रोच यूज करेंगे टू फाइंड के एंड यल सच दैट देयर सम इज इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। तो अगर हम लोग आई एंड जे को फिक्स कर देंगे तो एरे आई और एरे जे का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, और टारगेट का वैल्यू ऑलरेडी फिक्स है। तो दिस विल बी सम कांस्टेंट वैल्यू, दिस विल बी सम टारगेट टी टारगेट डैश। तो मेरे को इफेक्टिवली फाइंड क्या करना है, एरे के प्लस एरे ऑफ यल, उसका सम टारगेट डैश के इक्वल, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा लास्ट 3 सम वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लोग देखने वाला अभी बेटर अप्रोच यूजिंग सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर्स प्लस सेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका स्क्रैच से कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एरे है उसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरे डॉट सॉर्ट। तो इसके हेल्प से हम लोग सॉर्ट मेथड के हेल्प से हम लोग अपने एरे को सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। तो n में हमारा एरे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक आंसर को इनिशियल एम्प्टी सेट से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा मेन कोड लॉजिक
बिगिन्स। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन कोड लॉजिक स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज टू लूप्स फॉर आई एंड जे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लूप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, वेरी करेगा 0 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, उसके अंदर फॉर जे इन रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो इट विल वेरी फ्रॉम i+1 से लेकर के n-1 तक। क्यों i+1 से, सो दैट आई डोंट वांट टू कंसीडर डुप्लीकेट पेयर्स लाइक इंडेक्स 0 एंड इंडेक्स 3, दिस इज वन पेयर, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 0 विल बी अनदर पेयर। अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग ऑल पॉसिबल पेयर फाइंड नहीं करेंगे, तो इसको हमने देखा था ऑलरेडी 2सम वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने आई एंड जे पे आइटरेट किया। तो यहाँ पे हमने 2 लूप लिखा, एक लूप आई के लिए, दूसरा लूप जे के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं न्यू टारगेट फाइंड करूँगा। ठीक है, मेरा न्यू टारगेट क्या होगा, क्यों न्यू टारगेट हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, है ना, यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंटर वाला कोड लिखने वाले हैं, 2 पॉइंटर कोड फॉर 2सम प्रोग्राम, है ना, जहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टारगेट फाइंड करेंगे। क्या टारगेट फाइंड करेंगे, टारगेट विल बी इक्वल टू कैमल केस टारगेट, क्योंकि ये इनपुट आ रहा है माइनस एरे आई प्लस एरे ऑफ जे, है ना। तो ऑल पॉसिबल आई एंड जे इंडेक्स के लिए हम लोग एक न्यू टारगेट फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे 2 पॉइंटर यूज़ करना है तो मेरे को चाहिए एक लेफ्ट पॉइंटर एंड मेरे को चाहिए एक राइट पॉइंटर। तो लेफ्ट पॉइंटर विल बी j+1 एंड राइट पॉइंटर विल बी n-1। ठीक है, तो अब मेरा गोल क्या है कि लेफ्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके राइट इंडेक्स तक के ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ का पेयर में मेरे को फाइंड करना है। दिस इज़ द न्यू टारगेट, है ना। पहले मेरा टारगेट था कैमल केस टारगेट, अब दिस लोअर केस टारगेट इज माय न्यू टारगेट। तो ये मुझे फाइंड करना है यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2 पॉइंटर का कोड। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, जब तक लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स से छोटा है तब तक क्या करो, इफ कंडीशन चेक करो। क्या चेक करो, इफ नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, अगर ये दोनों का सम, अगर वो ग्रेटर देन टारगेट है ना, अगर दोनों इंडेक्स का सम टारगेट से बड़ा है तो इन दैट केस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ARR। ठीक है, तो अगर दोनों का सम टारगेट से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, मुझे सम का वैल्यू कम करना है ना। तो कम कैसे करेंगे, राइट पॉइंटर को 1 कम कर देंगे। तो हम लोग कर देंगे राइट माइनस इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल्सिफ, और यहाँ पे अगर दोनों का सम अगर लेस देन टारगेट है, तो अगर टारगेट से छोटा है तो फिर हम लोग उस केस में क्या करेंगे, हम लोग करेंट सम को इंक्रीज करेंगे। तो करेंट सम को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को 1 राइट शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने 2 कंडीशन देखा, जब करेंट सम टारगेट से बड़ा है, दूसरा कंडीशन देखा जब करेंट सम टारगेट से छोटा है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट एल्स कंडीशन क्या होगा, जब सम इक्वल टू टारगेट, है ना, और यही तो हमारा गोल है। तो इस केस में मेरे को क्वार्ट्स मिले जिसका कि सम टारगेट के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आंसर में इसको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कट कर देना यार, तो आंसर डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्या ऐड करना है मेरे को, एरे आई कॉमा एरे जे कॉमा एरे के कॉमा एरे ऑफ यल, है ना। और इसको मैं ऐड कर दूंगा
तो के के जगह पे हो जाएगा लेफ्ट एंड यल के जगह पे हो जाएगा राइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा टू टपल। क्यों? क्योंकि सेट का आइटम लिस्ट नहीं हो सकता है, सेट का आइटम ऐड करने के लिए मुझे उसे टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये क्वाड्स को टपल में कन्वर्ट करके और उसके बाद हमने उसको ऐड कर दिया सेट में, ठीक है। और जब मैच होगा तो हम लोग लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और राइट को एक डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब हमने ऑल पॉसिबल क्वाड्स को चेक किया और जो जो पॉसिबल थे उसको हमने सेट में ऐड किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने यहाँ पे सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया क्योंकि हमने एरे को स्टार्ट में हमने उसको सॉर्ट कर दिया था, तो मुझे फिर से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको आंसर में ऐड कर सकता हूँ। और जब एक बार हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे तो फिर हम लोग उस आंसर को रिटर्न कर सकते हैं। कैसे रिटर्न करेंगे, हमारा जो सेट है उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने आंसर को लिस्ट में कन्वर्ट करके और उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो चलिए हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं, तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिला। और चलिए हम लोग ये फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना, विथ सम डिफ़ॉल्ट टेस्ट केस। तो जब मैंने एक्सिक्यूट किया देन यू कैन सी कि आई एम गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट, है ना। तो हमने देखा हमारा बेटर अप्रोच, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग 2 लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 लूप्स यूज़ कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली ये 2 लूप कंबाइंड n स्क्वायर टाइम्स आइट्रेट कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर ये 3 ऑपरेशन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। उसके अंदर एक और लूप है ना। तो वर्स्ट केस में ये वाला लूप भी ऑर्डर ऑफ n टाइम्स आइट्रेट करेगा फॉर एवरी n स्क्वायर आइट्रेशन ऑफ i एंड j, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं, वाइल लूप के अंदर आते हैं, तो दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, दिस विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम एंड एल्स पार्ट इट विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्यों? क्योंकि सेट में ऐड करने का अमोटाइज टाइम विल बी ऑर्डर ऑफ 1, और यहाँ पे हम लोग 4 आइटम्स को हम लोग टपल में कन्वर्ट करें, सो इट विल ऑल्सो टेक इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। सो द इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ कोड जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इट विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है। और इसके पहले क्या है, यहाँ पे हम लोग सॉर्ट परफॉर्म करें, सो दिस पार्ट विल टेक ऑर्डर ऑफ n log n टाइम, दिस पार्ट सेकेंड पार्ट विल टेक ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइम एंड द लास्ट पार्ट विल टेक अगेन ऑर्डर ऑफ n टाइम। क्यों? क्योंकि हम लोग सेट को कन्वर्ट करें टू ए लिस्ट डेटा टाइप। तो जो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n log n प्लस ऑर्डर ऑफ n क्यूब प्लस ऑर्डर ऑफ n। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं बिग ओ के टर्म में, इट विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है। और जब हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये जो सॉर्ट ऑपरेशन है इट इज़ इन प्लेस, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करें, तो ये जो सेट डेटा स्ट्रक्चर है इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 स्पेस इन वर्स्ट केस, क्योंकि ऑल पॉसिबल क्वाड्स अगर मैं फाइंड करूंगा देन इन वर्स्ट केस इट कैन गो अप टू ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4। सो हम लोग कह सकते हैं ये जो सेट डेटा स्ट्रक्चर है इन वर्स्ट केस इट कैन टेक ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे बस वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इसका इफेक्टिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी n टू द पावर 4, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेटर अप्रोच। तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हम लोग डुप्लीकेट्स को हैंडल कर रहे हैं यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर, क्या हम लोग विदाउट सेट इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसको हमने ऑलरेडी 3 सम वाले प्रॉब्लम इसको करके देखा है कि विदाउट सेट डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी कोड में चेंजेस करके इसको हम लोग विदाउट सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा कि हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं और जो हमारा कोड अभी है वो कैसे काम करता है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में 3 सम में इसको कवर किया है। तो चलिए हम लोग सेम कोड को यूज करके हम लोग 4 सम वाला कोड लिखते हैं विदाउट यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग आंसर को सेट डेटा स्ट्रक्चर से इनिशियलाइज करें। अब हम लोग डायरेक्टली इसको लिस्ट से इनिशियलाइज करेंगे, एम्प्टी लिस्ट से, सो दैट आई कैन रिमूव डुप्लीकेट्स विदाउट यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने देखा था कि हम लोग इस कोड में क्या करते हैं कि हम लोग सारे डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को हम लोग स्किप करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग
डुप्लीकेट्स आई वाले इंडेक्स को रिमूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ आई अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और अगर नम्स आई अगर वो इक्वल टू नम्स आई माइनस 1, सॉरी यहाँ पे एरे हो जाएगा, एंड एरे आई अगर वो इक्वल है एरे आई माइनस 1 से, है ना, मतलब अगर वो प्रीवियस वैल्यू से मैच हो रहा है तो इन दैट केस क्या करो, आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है, कंटिन्यू कर दो, मतलब करेंट आइट्रेशन को स्किप कर दो, उसके आगे वाले कोड को एक्सिक्यूट ना करो, ठीक है। इसी लॉजिक को हम लोग लिखेंगे जे वाले आइट्रेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ जे ग्रेटर देन आई प्लस 1। आई प्लस 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जे का रेंज हमेशा आई प्लस 1 से यहाँ स्टार्ट होगा, है ना। आई जहाँ जिसको भी पॉइंट करेगा, जी हमेशा उसके आगे से पॉइंट करेगा। तो जिस तरीके से हमने लिखा था इफ़ आई ग्रेटर देन 0, तो उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे इफ़ जे ग्रेटर देन आई प्लस 1, क्योंकि जे का रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम आई प्लस 1, ठीक है। एंड अरे जे अगर वो इक्वल है एरे ऑफ जे माइनस 1, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अब हम लोग 2 पॉइंटर वाले कोड में डुप्लीकेट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर करेंट सम टारगेट से बड़ा है तो हम लोग क्या करें, राइट माइनस 1 करें, कुछ भी हम लोग इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगर करेंट सम टारगेट से छोटा है तो इसमें भी हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर करेंट सम टारगेट इक्वल है तो इस केस में हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले अपने कोड में, सो दैट इट कैन हैंडल डुप्लीकेट्स विदाउट यूजिंग एडिशनल सेट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लॉजिक कैसे काम करता है इसको हमने ऑलरेडी 3 सम वाले कोड में देखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एरे ऑफ लेफ्ट है ना, उसको हम लोग T1 में स्टोर कर लेंगे। तो T1 इज इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, T2 इज इक्वल टू एरे ऑफ राइट, ठीक है। तो हमने इसमें स्टोर कर लिया, और अगर वो सम टारगेट इक्वल है तो डेफिनेटली आई विल ऐड द क्वाड्स इन द आंसर। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कब होगा, जब हम लोग लेफ्ट एंड राइट को एक प्लस एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा, लॉजिक में चेंजेस होगा। तो चेंजेस क्या होगा, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है ना, ये कंडीशन ऑब्वियस है क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाइल लूप, है ना। तो जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, एंड जो आपका एरे है, एरे का जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, 2 पॉइंटर में एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर, तो जो एरे लेफ्ट है जब तक वो T1 के इक्वल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एरे लेफ्ट को T1 में स्टोर कर लिया और एरे राइट को T2 में स्टोर कर लिया। जब तक एरे लेफ्ट T1 के इक्वल है तब तक क्या करो, लेफ्ट को प्लस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। तो ये वाला कोड को हम लोग व्हाइल लूप के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फिर से व्हाइल लूप लिखने वाले हैं राइट वाले इंडेक्स को हैंडल करने के लिए। तो व्हाइल लेफ्ट लेस देन राइट एंड एरे ऑफ राइट पॉइंटर जिस एरे वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, जब तक वो T2 के इक्वल है तब तक क्या करो, राइट पॉइंटर को एक माइनस कर दो, तब तक माइनस करते जाओ। जब तक लेफ्ट इंडेक्स वाला वैल्यू T1 के इक्वल है तब तक उसको आगे करते जाओ, सच दैट लेफ्ट शुड ऑलवेज बी लेस देन राइट। अगर लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा और हम लोग व्हाइल लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब जब तक एरे ऑफ लेफ्ट T1 के इक्वल है तब तक इसको आगे बढ़ाते जाओ विथ वन कंडीशन कि लेफ्ट इंडेक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन राइट इंडेक्स। उसी तरीके से जब तक एरे ऑफ राइट T2 के इक्वल है तब तक राइट को एक कम करते जाओ, ठीक है, विथ वन कंडीशन कि राइट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन लेफ्ट। अगर इस प्रोसेस में, ठीक है, अगर इस प्रोसेस में राइट जैसे ही लेफ्ट से छोटा या बराबर होता है तो आप इस कंडीशन से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो 2 कंडीशन में हम लोग चेक कर रहे हैं। ये लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है, इसको हमने ऑलरेडी देखा था 3 सम वाले कोड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑल 4 इंडेक्स, है ना, क्वाड्स में 4 वैल्यू होते थे ना, तो हम लोग ऑल 4 इंडेक्स में हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि इट शुड नॉट कंटेन द डुप्लीकेट क्वाड्स, ठीक है। और जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे तो हम लोग डायरेक्टली आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो मुझे कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं मिला,
ठीक है। तो चलिए हम लोग इस फंक्शन को कॉल करते हैं विथ गिवन सैम्पल टेस्ट केस। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखोगे लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। क्यों? क्योंकि अभी मैं आंसर को लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो आई शुड यूज अपेंड इंस्टेड ऑफ ऐड। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि आई एम गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, है ना। मुझे एक्सपेक्टेड आंसर मुझे मिल रहा है। ठीक है। तो हमने इस तरीके से विदाउट यूजिंग सेट डेटा स्ट्रक्चर हमने डुप्लीकेट को हैंडल किया, है ना। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से थ्री सम प्रॉब्लम को टू सम से रिलेट किया और फोर सम को थ्री सम से रिलेट किया। तो अगर आपने P2 प्रॉब्लम समझा होगा, टू पॉइंटर वाला जो कोड था ना, जब आपके पास एक एरे दिया जाता था और एरे वाज सॉर्टेड, तो अगर आपने P2 को बहुत अच्छे से समझा होगा तो P3 इजी हुआ होगा और P4 उससे भी इजी हुआ होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को रिलेट करके सॉल्व करने वाले, सो दैट आप एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल जगह रिलेट करो और उसको यूज़ करो, है ना। हम लोग हर प्रॉब्लम को एक न्यू प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे, हम लोग हर प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से रिलेट करने का ट्राई करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करने वाले। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप देखोगे इस कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग बीच बीच में डुप्लीकेट्स केस को हैंडल करने के लिए इफ कंडीशन ऐड किया, है ना। तो इफ कंडीशन विल टेक ऑर्डर फॉर वन टाइम, इट विल ऑल्सो टेक ऑर्डर फॉर वन टाइम, है ना। और यहाँ पे हमने वाइल लूप ऐड किया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इस वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप आता है तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, है ना। इस वाले कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, देन नो, इट विल नॉट बी एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी हम लोग सेम लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर पे काम कर रहे हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे सेम लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर पे काम कर रहे हैं। हम लोग एवरी केस में लेफ्ट को एक आगे बढ़ा रहे हैं, राइट को एक कम कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखोगे लेफ्ट को एक आगे बढ़ा रहे हैं, राइट को एक कम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर एवरी केस में, अगर पहले सिंपल वाइल लूप था जहाँ पे एक एक आगे बढ़ाते थे और एक एक कम करते थे, यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग बाई वन, ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट कर रहे थे। अगर आप ये वाला कोड देखोगे तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट करें, राइट को एक डिक्रीमेंट करें। यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा बार इंक्रीमेंट करें, एक से ज़्यादा बार डिक्रीमेंट करें। तो इट शुड नॉट एट ऑल इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इफेक्टिवली हम लोग सेम लेफ्ट को इंक्रीज कर रहे हैं एंड सेम राइट को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, नहीं, इस वाले वाइल लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा। ठीक है। और ये वाला वाइल लूप ये दो फोर लूप के अंदर नेस्टेड है, तो इफेक्टिव जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इन टू ऑर्डर ऑफ एन, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। और स्टार्ट में हम लोग एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, सो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n plus order of n cube, so the final time complexity in terms of big O will be order of n cube। ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, इट इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, तो हम लोग ऑल पॉसिबल क्वाड्स को हम लोग आंसर में ऐड कर रहे हैं और हम लोग ओनली यूनिक क्वाड्स को ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि वर्स्ट केस में आंसर में ऑल पॉसिबल क्वाड्स आते हैं, तो ऑल पॉसिबल क्वाड्स कितने हो सकते हैं, इट विल बी ऑर्डर ऑफ n टू दी पावर 4। और उसके अलावा यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे छोटे छोटे मिसलेनियस छोटे छोटे वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उसको ऑर्डर ऑफ n टू दी पावर 4 के टर्म्स में कंपेयर करें तो इसका कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि द टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n टू दी पावर 4। ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n टू दी पावर 3 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज n टू दी पावर 4। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोनों केस में सेम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, देन हाउ यू कैन से दिस इज ऑप्टिमल एंड दिस इज बेटर, इट्स नॉट ऑप्टिमल, है ना। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो the answer is, in approach to we are using extra data structure called set data structure, जो कि internally hash table data structure को यूज़ करता है। और यहाँ पे हम लोग इस अप्रोच में हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करें। तो हाँ, ऑन एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों केस का सेम है, लेकिन
जब आप इंटरव्यू में अप्रोच 2 लिखते हो तो इन दैट केस द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू टू implement this solution without using set data structure. तो यस, दिस अप्रोच इज नॉट ट्रिवियल। अगर आपने इस तरीके से अगर डुप्लीकेट केस को कभी हैंडल नहीं किया तो यस, इट इज़ ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इट विल नॉट एट ऑल कम टू योर माइंड इन फर्स्ट प्लेस। बट हाँ, अगर आपने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया है, अगर आपने थ्रीसम वाला प्रॉब्लम किया है, अगर आपने टूसम वाला प्रॉब्लम किया है, और अगर आपने डुप्लीकेट्स को हैंडल किया यूजिंग कोड, देन यस, यू कैन डू द 4 सम, यू कैन डू द 5 सम, यू कैन डू द 6 सम प्रॉब्लम वेरी इजीली। तो हम लोग इस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को रिलेट करके पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको पूरे लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट है, देन यू कैन डेफिनेटली ask your doubt in the comment section and we will definitely try to answer most of your queries. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।